नमस्कार मित्रों, मैं बालेंद्र सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कानपुर एजुकेशन हब पर। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें तथा ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करते रहें। धन्यवाद। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। हम लोग पिछली क्लास में संविधान सभा की चर्चा कर रहे थे और संविधान सभा के 2-4 पॉइंट जो बचे हुए हैं, जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनके, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे संविधान के वाचन और संविधान के वाचन के बाद संविधान के स्रोत और संविधान के स्रोतों के बाद हम लोग जानकारी लेंगे अंतरिम मंत्रिमंडल के बारे में और अंतरिम मंत्रिमंडल से प्रारूप समिति और प्रारूप समिति के बाद संविधान सभा के सदस्यों की थोड़ी थोड़ी चर्चा हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं संविधान सभा के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। क्या? संविधान सभा के महत्वपूर्ण बिंदु। संविधान सभा के महत्वपूर्ण बिंदु। तो पहला जो बिंदु आता है इस जगह वो ये आता है, पहला जो बिंदु आता है वो ये आता है कि संविधान सभा में 10 लाख की आबादी के लिए एक सदस्य का चुनाव किया गया। संविधान सभा में 10 लाख की आबादी के लिए एक सदस्य का चुनाव किया गया। वहीं यदि हम दूसरी बात करें तो 3 जून 1947 ईस्वी को, कब? 3 जून 1947 ईस्वी को योजना आयोग के अधीन पाकिस्तान को अलग या पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा गठित कर दी गई। जब पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा गठित हो गई तो अब क्या हुआ? विभाजन हो गया। संविधान सभा का विभाजन हो गया, पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा बन गई। तो विभाजन के बाद क्या होता है? विभाजन के बाद 31 अक्टूबर 1947 ईस्वी, कब? 31 अक्टूबर 1947 ईस्वी को, कब? 31 अक्टूबर 1947 ईस्वी को संविधान सभा की जो सदस्यता होती है वह घटकर 299 रह जाती है। पहले कितनी थी? 389 थी, लेकिन जब विभाजन हुआ, विभाजन के बाद ये सदस्यता जो है घटकर कितनी बची? 299 बची। जब ये 299 बची, अभी तक तो ये 299 बची, लेकिन क्या होता है, जिस दिन संविधान सभा इस पर हस्ताक्षर करती है, जिस दिन संविधान सभा इस पर हस्ताक्षर करती है तो सदस्यता घटकर 284 रह जाती है। सदस्यता घटकर कितनी रह जाती है? 284 रह जाती है। और वहीं यदि हम बात करें, क्या यहीं पर यदि हम बात करें संविधान निर्माण में खर्च कितना हुआ होगा, तो संविधान निर्माण में 63,96,729 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। संविधान के निर्माण में 63,96,729 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। यदि हम बात करें संसद के प्रथम निर्वाचन की, तो संसद का प्रथम निर्वाचन 1952 ईस्वी में किया गया। और वहीं पर यदि हम बात करें संविधान के पहले संशोधन की, तो संविधान का पहला संशोधन 1951 ईस्वी में किया गया। अगली बात आती है, मैंने बताया था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान लागू हुआ, लेकिन 26 जनवरी 1950 को ही संविधान क्यों लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को ही संविधान क्यों लागू हुआ? इसके पीछे क्या कारण? तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के पीछे एक कारण था। 26 जनवरी 1930 ईस्वी को क्या हुआ था? भारत के लोगों द्वारा स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। इसी वजह से 26 जनवरी को ही संविधान लागू किया गया था। तो चलिए थोड़ी थोड़ी जानकारी लेते हैं। पहला पॉइंट आता है क्या? संविधान सभा में 10 लाख की संविधान सभा में 10 लाख की आबादी के लिए एक सदस्य चुना गया।
या एक सदस्य का चुनाव हुआ, एक सदस्य चुना गया। संविधान सभा में 10 लाख की आबादी के लिए एक सदस्य चुना गया। दूसरी बात आती है 3 जून, कब? 3 जून 1947 ईस्वी को, 1947 ईस्वी को संविधान 3 जून 1947 ईस्वी को योजना आयोग के अधीन, इसके योजना आयोग के अधीन, योजना आयोग के अधीन पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा गठित की गई। पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा गठित की गई, अलग संविधान सभा गठित की गई। 3 जून 1947 को योजना आयोग के अधीन पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा गठित की गई। अगली बात आती है तीसरी, यदि हम बात करें, अब क्या हुआ? भारत और पाकिस्तान की संविधान सभा का विभाजन हो गया। तो क्या होता है, विभाजन के बाद 31 अक्टूबर 1947 ईस्वी को, 31 अक्टूबर 1947 ईस्वी को संविधान सभा की सदस्यता, संविधान सभा की सदस्यता घटकर, संविधान सभा की सदस्यता घटकर 299 रह गई, 299 रह गई। विभाजन के बाद 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा की सदस्यता घटकर 299 रह गई। जिस दिन, किंतु क्या हुआ? लेकिन या किंतु जिस दिन संविधान सभा ने, जिस दिन संविधान सभा ने इस पर हस्ताक्षर किए, जिस दिन संविधान सभा ने इस पर हस्ताक्षर किए, सदस्यता घटकर 284 बचे। कितनी? 284 बचे। तो क्या हुआ? विभाजन के बाद 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा की सदस्यता घटकर 299 रह गई, किंतु जिस दिन संविधान सभा ने इस पर हस्ताक्षर किए, सदस्यता घटकर कितनी बची? 294 बची। अब यदि हम बात करें संविधान में खर्च कितना हुआ या संविधान निर्माण में खर्च कितना हुआ, तो चलिए बात करते हैं। भारत के संविधान निर्माण में, भारत के संविधान निर्माण में 63,94,000 ऐसे नहीं, भारत के संविधान निर्माण में 63,94,729 करोड़ रुपए खर्च हुए, करोड़ रुपए खर्च हुए। भारत के संविधान निर्माण में 63,94,729 करोड़ रुपए खर्च हुए। कई जगह ये डेटा 64 लाख दिया होता है। यदि आपके पेपर में 64 लाख आता है तो आप 64 लाख टिक करके आएंगे। चलिए अगली पांचवी बात यदि हम करें तो संसद का प्रथम निर्वाचन 1952 ईस्वी में किया गया। संसद का प्रथम निर्वाचन कब किया गया? तो संसद का प्रथम निर्वाचन 1952 ईस्वी में किया गया। संसद का प्रथम निर्वाचन 1952 ईस्वी में
किया गया। संसद का प्रथम निर्वाचन 1952 ईस्वी में किया गया। और क्या होता है, अगली बात यदि हम करें तो भारत के संविधान में या भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन 1951 ईस्वी में किया गया। 1951 ईस्वी में किया गया। भारत में प्रथम संशोधन 1951 ईस्वी में किया गया। अगली यदि हम बात करें तो बात आती है, मैंने बताया था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का संविधान लागू हुआ। लेकिन भारत का संविधान 26 जनवरी को ही क्यों लागू हुआ? तो 26 जनवरी को लागू होने के पीछे कारण था कि 26 जनवरी 1930 ईस्वी को भारत के लोगों ने स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। तो क्या है 7वां पॉइंट, 26 जनवरी को संविधान लागू होने के पीछे कारण, 26 जनवरी को संविधान लागू होने के पीछे कारण 26 जनवरी 1930 को भारत के लोगों द्वारा स्वतंत्रता दिवस मनाना था। स्वतंत्रता दिवस मनाना था। पहली बार क्या हुआ था, 26 जनवरी 1930 को ही भारत के लोगों ने स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इसी वजह से क्या हुआ, हमारा जो संविधान है वह 26 जनवरी को लागू किया गया। चलिए अब आगे यदि हम बात करें संविधान के वाचनों के बारे में, आगे हम लोग बात करेंगे संविधान के वाचन कौन कौन से होते हैं। संविधान के वाचन, संविधान के तीन मुख्य वाचन हुए। पहला जो वाचन था वह 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 के मध्य हुआ। वहीं जब दूसरा वाचन होता है तो संविधान का दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 के मध्य होता है। और संविधान का जो तृतीय वाचन था वह 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 के मध्य होता है। तो चलिए पहले संविधान का प्रथम वाचन की बात करते हैं। प्रथम वाचन कब से कब तक हुआ? तो प्रथम वाचन 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 के मध्य हुआ। कब से कब तक? 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948। संविधान का प्रथम वाचन 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 के मध्य हुआ। अब बात करते हैं हम लोग द्वितीय वाचन की। द्वितीय वाचन कब से कब तक हुआ? तो जो द्वितीय वाचन होता है वह 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक होता है। कब से कब तक? 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 के मध्य हुआ। संविधान का द्वितीय वाचन कब से कब तक हुआ? तो संविधान का द्वितीय वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 के मध्य हुआ। अगली बात आती है संविधान के तृतीय वाचन की। बात आती है तो संविधान का तृतीय वाचन कब से कब तक होगा? संविधान का जो तृतीय वाचन होता है, संविधान का तृतीय वाचन 14 नवंबर से 26 नवंबर के मध्य होता है, वह भी 1949 में। कब से कब तक? 14 नवंबर
1949 से 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949। संविधान का प्रथम वाचन 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948। संविधान का द्वितीय वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949। संविधान का तृतीय वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949। अब यदि हम बात करें संविधान सभा के प्रारूप पर कुल कितने दिन बहस हुई थी, तो संविधान सभा के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई थी। लिख देते नोट। संविधान सभा के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई थी। संविधान सभा के प्रारूप पर कितने दिन बहस हुई, तो संविधान सभा के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई थी। संविधान सभा के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई थी। ये बात आप लोग विशेष रूप से याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं संविधान सभा के स्रोत। क्या संविधान सभा के स्रोतों के बारे में जानकारी लेंगे। संविधान सभा के स्रोत। संविधान सभा के स्रोत यानी डिफरेंट सोर्सेस ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान सभा के स्रोत या कहें भारतीय संविधान सभा के विभिन्न स्रोत। भारतीय संविधान सभा के विभिन्न स्रोत। भारतीय संविधान सभा के विभिन्न स्रोतों के बारे में जानकारी लेते हैं। इंग्लिश में कहेंगे डिफरेंट सोर्सेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डिफरेंट सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए क्या होता है, हमारे देश की संविधान सभा ने भारत के संविधान निर्माण करने के लिए बहुत से देशों के संविधान से क्या किया, सहयोग लिया या मदद ली। हमारे देश की संविधान सभा ने हमारे देश यानी कि भारत का संविधान बनाने के लिए कई देशों के संविधान से मदद ली। इसका मेन उद्देश्य ये था कि जो भारत का संविधान हो वह अच्छा संविधान बने, एक अच्छा संविधान बनाना था। और इसमें क्या हुआ, संविधान सभा सफल भी हुई। इसमें संविधान सभा सफल भी हुई। एक व्यक्ति मिलते हैं हमें जिनका नाम होता है जेनिंग्स। पूरा नाम होता है सर आइवर जेनिंग्स। सर आइवर जेनिंग्स कहते हैं कि जो भारत का संविधान है वह विश्व का सबसे बड़ा संविधान। आइवर जेनिंग्स कहते हैं भारत का संविधान है वह विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। और आइवर जेनिंग्स एक बात और कहते हैं, आइवर जेनिंग्स ये भी कहते हैं भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है। आइवर जेनिंग्स ने कहा भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है। तो चलिए लिख देता क्या, नोट। सर आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को विश्व का सबसे बड़ा संविधान कहा। सर आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को विश्व का सबसे बड़ा संविधान कहा।
और वहीं आइवर जेनिंग्स एक बात और कहते हैं, आइवर जेनिंग्स कहते हैं भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है। तो क्या सर आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को, सर आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा। क्या कहा? वकीलों का स्वर्ग। भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग किसने कहा? तो भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग सर आइवर जेनिंग्स ने कहा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे मैंने कहा कि क्या हुआ जब भारत का संविधान बन रहा था, तो भारत के संविधान बनाने में कई देशों के संविधान से मदद ली गई थी। तो जानते हैं किस देश से क्या लिया गया। तो पहले बात करते हैं अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया। अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया? तो राज्य की कार्यपालिका के प्रमुख तथा सशस्त्र सेनाओं के कमांडर के रूप में राष्ट्रपति का प्रावधान अमेरिका से लिया गया था। वर्तमान समय में क्या है, सशस्त्र सेनाओं के जो कमांडर बने या प्रमुख बने वह सीडीएस हो चुके हैं 2019 के बाद। चलिए क्या है, अमेरिका से सबसे पहली बात तो आती है राज्य की कार्यपालिका के प्रमुख, राज्य के कार्यपालिका के प्रमुख तथा सशस्त्र यानी कि तीनों सेनाएं, सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति का प्रावधान ये अमेरिका से लिया गया था। लेकिन वर्तमान समय में राष्ट्रपति क्या है? अब तीनों सेनाओं के प्रमुख राष्ट्रपति नहीं होते हैं। ये पद अब किसको दे दिया गया है? सीडीएस को दे दिया गया है। सीडीएस को दे दिया गया। किसे दे दिया गया है? सीडीएस को दे दिया गया। सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को दे दिया गया। चलिए दूसरी बात यदि हम करें, अमेरिका से संविधान से ये चीज तो ले ली गई, और क्या लिया गया अमेरिका के संविधान से? अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिए गए। क्या? पहली बात तो ये हो गई, और दूसरी बात आती है अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया? मौलिक अधिकार भी अमेरिका के संविधान से लिए गए। मौलिक अधिकार कहां से लिए गए? तो मौलिक अधिकार भी अमेरिका के संविधान से लिए गए। मौलिक अधिकार कहां से लिए गए? तो मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए। मौलिक अधिकार कहां से लिए गए? अमेरिका के संविधान से लिए गए। अगली बात आती है तीसरी न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहां से ली गई? तो न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है यह भी अमेरिका से ली गई है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहां से ली गई? तो न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है अमेरिका से ली गई है। और चौथी जो बात आती है वह आती है न्यायिक पुनरावलोकन, यानी कि जुडिशियल रिव्यू। न्यायिक पुनरावलोकन का जो प्रावधान है वह भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान कहां से लिया गया? तो न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगली जो पांचवी बात आती है वह है भारत की जो प्रस्तावना है या भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वह भी हमारी
अमेरिका के संविधान से ली गई। प्रस्तावना कहां से ली गई है? तो प्रस्तावना भी अमेरिका के संविधान से ली गई। प्रस्तावना कहां से ली गई? तो प्रस्तावना हमारी अमेरिका के संविधान से ली गई। चलिए अब बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय का। सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के निष्कासन की। तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय का जो निष्कासन है वह भी अमेरिका से लिया गया है। क्या? 6वां नंबर, सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय का निष्कासन। सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय का निष्कासन कहां से लिया गया? तो सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय का निष्कासन कहां से लिया गया? तो सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय का निष्कासन अमेरिका से लिया गया। सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय का निष्कासन अमेरिका से लिया गया है। यदि हम बात करें वित्तीय आपातकाल की, तो वित्तीय आपातकाल जो है वह अमेरिका से लिया गया है। और वहीं यदि हम बात करें संविधान की सर्वोच्चता की, तो संविधान की सर्वोच्चता भी अमेरिका से ली गई है। तो क्या 7वां हो जाता है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल कहां से लिए गए? तो वित्तीय आपातकाल अमेरिका से लिए गए। और 8वां नंबर है संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता कहां से ली गई है? तो संविधान की सर्वोच्चता जो है वह भी अमेरिका से ली गई है। संविधान की सर्वोच्चता भी अमेरिका से ली गई है। तो अमेरिका से क्या क्या लिया गया? राज्य की कार्यपालिका के प्रमुख तथा सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति का प्रावधान अमेरिका से लिया गया। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए। न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है वह अमेरिका से ली गई। न्यायिक पुनरावलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू अमेरिका से लिया गया। प्रस्तावना अमेरिका से ली गई। सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय का निष्कासन अमेरिका से लिया गया। वित्तीय आपातकाल अमेरिका से लिया गया। और संविधान की जो सर्वोच्चता है वह भी कहां से ली गई? अमेरिका से ली गई। अब यदि हम बात करें रूस के संविधान से क्या लिया गया? दूसरी बात आती है रूस की। तो रूस के संविधान से नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए। क्या? रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिए गए। रूस के संविधान से क्या लिया गया? रूस के संविधान से मौलिक। चलिए बात करते हैं हम लोग किसकी? हम लोग बात करते हैं दूसरी बात करते हैं रूस की। तो रूस की संविधान से क्या लिया गया है? रूस की बात करते हैं। रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिए गए। क्या? रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिए गए। क्या लिए गए? मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए? तो मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए? मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिए गए हैं। वहीं यदि हम बात करें तीसरी जापान की, तो जापान से क्या लिया गया है? विधि यानी कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है वह जापान से ली गई। जापान से क्या लिया गया? तो विधि यानी कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है वह जापान से ली गई। जापान विशेष इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी लिख देता हूं। विधि यानी कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि यानी कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है वह कहां से ली गई? जापान से ली गई है। चलिए इसके आगे हम लोग बात करते हैं। यदि आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया। आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया। अगली बात आती है आयरलैंड के संविधान की। इसकी आयरलैंड के संविधान से क्या लिया जाता है? आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से क्या होता है? आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक सिद्धांत लिए जाते हैं। आयरलैंड के सिद्धांत से नीति निर्देशक सिद्धांत लिए जाते हैं तथा जो राष्ट्रपति का पद होता है वह भी आयरलैंड से लिया जाता है। और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों को मनोनीत किए जाने का प्रावधान भी कहां से लिया जाता है? आयरलैंड से लिया जाता है। चलिए
पहली बात आती है आयरलैंड से क्या लिया गया। पहली बात आती है नीति निर्देशक सिद्धांत। क्या नीति निर्देशक सिद्धांत कहां से लिए गए? नीति निर्देशक सिद्धांत, नीति निर्देशक सिद्धांत क्वेश्चन पूछा जाता है और इंपॉर्टेंट। नीति निर्देशक सिद्धांत कहां से लिए गए? आयरलैंड से लिए गए। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया कहां से ली जाती है? दूसरी बात आती है राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वह भी कहां से ली गई? आयरलैंड से ली गई। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया भी आयरलैंड से ली गई। तीसरी बात आती है राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों को मनोनीत किए जाने का जो प्रावधान है वह भी आयरलैंड से लिया गया है। तीसरी बात क्या है? राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों को मनोनीत किए जाने का प्रावधान। क्या राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों को मनोनीत किए जाने का जो प्रावधान है वह भी कहां से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया। चलिए आगे बात करते हैं जर्मनी की। क्या जर्मनी की यदि हम बात करें तो जर्मनी ने ही क्या दिया था? वेवर सिद्धांत दिया था। जर्मनी ने एक सिद्धांत दिया था वेवर सिद्धांत। जर्मनी ने एक सिद्धांत दिया था वेवर सिद्धांत। इसे आप लोग विशेष रूप से याद रखिएगा। चलिए यदि हम बात करें जर्मनी से तो जर्मनी के संविधान से अपने यहां आपातकाल लिया गया है। जर्मनी के संविधान से भारत में क्या लिया गया? आपातकाल का प्रावधान जर्मनी के संविधान से लिया गया है। जबकि वित्तीय आपातकाल का जो प्रावधान है वह कहां से लिया गया था? अमेरिका के संविधान से लिया गया था। तो क्या जर्मनी से लिया गया है आपातकाल। आपातकाल कहां से लिया गया? जर्मनी से। और वित्तीय आपातकाल कहां से लिया गया? अमेरिका से। आपातकाल जर्मनी, वित्तीय आपातकाल अमेरिका। आपातकाल जर्मनी, वित्तीय आपातकाल अमेरिका। चलिए अगली यदि हम बात करें कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया? कनाडा से क्या क्या लिया गया? कनाडा के संविधान से अपने यहां केंद्र व राज्य संबंधित विषयक प्रावधान जो थे, केंद्र व राज्य संबंध विषयक जो प्रावधान हैं वे कनाडा से लिए गए। केंद्र व राज्य विषयक या कहें केंद्र व राज्य संबंध विषयक प्रावधान कनाडा से लिए गए। केंद्र व राज्य संबंध विषयक प्रावधान कनाडा से लिए गए। केंद्र व राज्य संबंध विषयक प्रावधान कनाडा से लिए गए हैं। और केंद्र व राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा यह भी कनाडा से लिया गया। केंद्र व राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा भी कहां से लिया गया? कनाडा से लिया गया है। और एक प्रावधान और लिया गया था, अपशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना। तो चलिए पहली बात आती है क्या? केंद्र व राज्य संबंध विषयक, केंद्र व राज्य संबंध विषयक प्रावधान। केंद्र व राज्य संबंध विषयक प्रावधान कहां से लिए गए? कनाडा से लिए गए। दूसरी बात आती है केंद्र व राज्य संबंध विषयक प्रावधान हो गए। इसके बाद अगली आती है केंद्र व राज्य के मध्य, केंद्र व राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा। शक्तियों का
बंटवारा, केंद्र व राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा कहां से लिया गया? तो केंद्र व राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा कनाडा से लिया गया। और तीसरी जो बात आती है, महत्वपूर्ण बात आती है, क्या अपशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होंगी? तो अपशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना, अपशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना, अपशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना कनाडा के संविधान से लिया गया है। ये अपशिष्ट शक्तियां क्या होती हैं? अपशिष्ट शक्तियां वे शक्तियां होती हैं जिनका प्रावधान राज्य सूची, केंद्र सूची तथा समवर्ती सूची में नहीं होता है। जिनका प्रावधान राज्य सूची, केंद्र सूची तथा समवर्ती सूची पर नहीं होता। इस प्रकार की जो शक्तियां होती हैं वे क्या होती हैं? अपशिष्ट शक्तियां होती हैं और इन शक्तियों पर केंद्र को विशेष अधिकार होता है। चलिए आगे बात करते हैं लोग। आगे यदि हम बात करें कैबिनेट, अब हम लोग आगे बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया? तो हमारे यहां जो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है वह समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य तथा संबंधित प्रावधान लिए गए। हमारे यहां जो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है वह समवर्ती सूची, वाणिज्य, व्यापार तथा संबंधित प्रावधान लिए गए, या कहें परस्पर संपर्क संबंधित प्रावधान लिए गए। तो हमें विशेष रूप से याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची ली गई। जब भी क्वेश्चन बनाता है वो यहीं से बनाएगा, समवर्ती सूची कहां से ली गई है? तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ये विशेष इंपॉर्टेंट हो जाता है। समवर्ती सूची कहां से ली गई? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से वाणिज्य, व्यापार तथा परस्पर संपर्क संबंधित प्रावधान भी लिए गए थे। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं कैबिनेट मिशन 1945 के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल के बारे में। कैबिनेट मिशन 1945 के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल कैबिनेट मिशन 1945 के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल कब गठित हुई थी? लगभग 2 सितंबर 1947। 2 सितंबर 1947। कब? 2 सितंबर 1947 में गठित हुई। क्या? कैबिनेट मिशन 1945 के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल 2 सितंबर 1947। 2 सितंबर 1947। चलिए बात करें तो इसमें हम लोगों को विशेष रूप से जो अंतरिम मंत्रिमंडल है उसमें यह याद रखना है कि कुछ मंत्री थे और जो प्रमुख मंत्री थे उनके पास कौन कौन से विभाग थे। तो एक तरफ मैं प्रमुख मंत्रियों के नाम लिख देता हूं और दूसरी तरफ उनके विभागों के बारे में लिख रहा हूं। क्या? एक तरफ लिख रहा हूं प्रमुख मंत्री और दूसरी तरफ क्या है? उनके जो विभाग हैं, किस विभाग में कार्य। तो पहली बात यदि हम पहली बात करते हैं तो पहली बात आती है पंडित जवाहरलाल नेहरू की। सबसे पहली बात आती है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू को क्या बनाया गया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वे कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष। क्या? कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष
कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष, पंडित जवाहरलाल नेहरू को कार्यकारी परिषद का अध्यक्ष तथा विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल मंत्रालय दिया गया था, तथा विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल मंत्रालय। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को क्या दिया गया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को कार्यकारी परिषद का उपाध्यक्ष बनाया गया। उपाध्यक्ष, कार्यकारी परिषद का उपाध्यक्ष बनाया गया तथा विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल मंत्रालय पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया गया। दूसरी बात आती है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या होता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह एवं सूचना प्रसारण मंत्री बनाया जाता है। क्या? सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह एवं सूचना प्रसारण मंत्री बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? गृह एवं सूचना प्रसारण मंत्री। तो कैबिनेट मिशन में गृह एवं सूचना प्रसारण मंत्री किसे बनाया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया। तीसरी जो बात आती है, जान मथाई, तीसरी जो बात आएगी वह आएगी बलदेव सिंह। बलदेव सिंह को क्या होता है? बलदेव सिंह को रक्षा मंत्रालय दिया जाता है। क्या? बलदेव सिंह को क्या दिया गया? बलदेव सिंह को रक्षा मंत्रालय दिया गया। बलदेव सिंह को क्या दिया गया? रक्षा मंत्रालय दिया गया। रक्षा मंत्रालय किसे दिया गया? तो रक्षा मंत्रालय बलदेव सिंह जी को दिया गया। और चौथी बात जो आती है वह आती है जान मथाई की। चौथी जो बात आ जाती है वह आती है जान मथाई को। और जान मथाई को क्या दिया गया था? तो जान मथाई को उद्योग मंत्रालय दिया गया था। जान मथाई को जो था, जान मथाई को उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री बनाया गया था। जान मथाई को उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री बनाया गया था। जान मथाई को क्या बनाया गया? उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय किसे दिया गया? उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय जो है वह जान मथाई को दिया गया। पांचवी बात आ जाती है जो आप लोग विशेष रूप से याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्या है पांचवी बात? पांचवी बात है सी राजगोपालाचारी को क्या बनाया गया? जिसे सी राजगोपालाचारी को शिक्षा मंत्री या ये कहें कि शिक्षा मंत्रालय सौंपा गया। सी राजगोपालाचारी को शिक्षा मंत्रालय सौंपा गया, या ये कहें सी राजगोपालाचारी को शिक्षा मंत्री बनाया गया। अगली बात आती है छठवीं, सीएच भाभा की। किसकी? सीएच भाभा की। तो सीएच भाभा को क्या होता है? सीएच भाभा को कार्य खान एवं बंदरगाह मंत्री बनाया जाता है। कार्य खान एवं बंदरगाह मंत्रालय किसे दिया गया? तो कार्य खान एवं बंदरगाह मंत्रालय सीएच भाभा को दिया गया। क्या? कार्य खान एवं बंदरगाह मंत्रालय। कार्य खान एवं बंदरगाह मंत्रालय किसे दिया गया? तो कार्य खान एवं बंदरगाह मंत्रालय सीएच भाभा को दिया गया। अगली बात आती है 7वें नंबर। 7वें नंबर पे एक बात आती है, राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया गया? तो राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाया गया। राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाया गया था। क्या? राजेंद्र प्रसाद की बात आती है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात आती है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया गया? खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाया गया। और वहीं यदि हम बात करें आशफ अली की, तो आशफ अली को रेल मंत्रालय दिया गया। आशफ अली को रेल मंत्रालय दिया गया। 8वीं बात आ जाती है आशफ
आशफ अली को क्या हुआ? आशफ अली को क्या हुआ? रेल मंत्रालय दिया गया। कौन सा? रेल मंत्रालय किसे दिया गया, या ये कहें रेल मंत्री किसे बनाया गया? तो रेल मंत्री आशफ अली को बनाया गया। आशफ अली को रेल मंत्री बनाया गया। अगली जो 9वीं बात आती है वे आती है श्रम मंत्री किसे बनाया गया, या ये कहें जगजीवन राम को क्या बनाया गया? तो जगजीवन राम को श्रम मंत्री बनाया गया। किसे? जगजीवन राम को श्रम मंत्री बनाया गया। क्या बनाया गया? श्रम मंत्री किसे बनाया गया? श्रम मंत्री जगजीवन राम को बनाया गया। श्रम मंत्री किसे बनाया गया? जगजीवन राम को बनाया गया। एक बात आप लोग विशेष रूप से याद रखिएगा, जो वित्त मंत्री था, वित्त मंत्री लियाकत अली खां को बनाया गया था। वित्त मंत्री किसे बनाया गया था? लियाकत अली खां को बनाया गया था, जो केवल आप लोग केवल और केवल याद रखेंगे। चलिए अगली चर्चा हम लोग करते हैं। अगली चर्चा हम लोग करते हैं प्रारूप समिति की। किसकी? प्रारूप समिति की। प्रारूप समिति। प्रारूप समिति, प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति को इंग्लिश में बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। चलिए इसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। क्या होता है? संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को, कब? संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को प्रस्ताव पारित करके, या ये कहें संकल्प पारित करके, 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा के द्वारा संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया, और प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, तो प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। तो चलिए क्या है? संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 29 अगस्त 1947 को संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया। कब? संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को संकल्प पारित करके संविधान सभा का गठन किया गया। प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। कितने? प्रारूप समिति में इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। चलिए नाम लिख देता हूं सबके। पहले प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष हुआ करते थे वे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हुआ करते थे। तो पहली बात आती है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये क्या थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दूसरी बात आती है एन गोपालास्वामी अय्यर। क्या? एन गोपालास्वामी अय्यर। दूसरे हो जाते हैं एन गोपालास्वामी या एन गोपाल स्वामी अय्यर। एन गोपाल स्वामी अय्यर। एन गोपाल स्वामी अय्यर। तीसरी जो बात आती है वह आती है अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। क्या? अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। तीसरे सदस्य हो गए अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, और चौथे जो सदस्य थे के एम मुंशी को बनाया गया।
KM मुंशी यानी कि कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। क्या चौथे जो सदस्य हो गए वो क्या हो गए? KM मुंशी। KM मुंशी यानी कि कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। चौथे सदस्य कौन हो गए? KM मुंशी यानी कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। और पांचवें सदस्य के रूप में आते हैं, वे आते हैं सैयद मोहम्मद सादुल्ला। कौन? पांचवें सदस्य जो थे वे थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला। क्या? सैयद मोहम्मद सादुल्ला। सैयद मोहम्मद सादुल्ला। पांचवें सदस्य हो गए सैयद मोहम्मद सादुल्ला। और छठवें सदस्य के रूप में यहां पर जो आ जाते हैं वे आते हैं M माधव राव। M माधव राव। क्या होता है? M माधव राव को सदस्य क्यों बनाया जाता है? इसके पीछे एक कारण होता है। पहले BN मित्तल को, किसको? BN मित्तल को सदस्य बनाया गया था, लेकिन क्या हुआ? BN मित्तल की मृत्यु हो गई, तो BN मित्तल के बाद M माधव राव को सदस्य बना दिया गया। तो क्या? BN मित्तल की मृत्यु के बाद पहले इनको सदस्य बनाना था, यानी कि BN मित्तल को सदस्य बनाना था। लेकिन क्या होता है? BN मित्तल की मृत्यु हो जाती है, तो सदस्य किसे बना दिया जाता है? M माधव राव को बना दिया जाता है। सातवीं बात आती है, सातवें में क्या होता है? DP खेतान को सदस्य बनाया जाता है। किसे? DP खेतान को क्या होता है? सदस्य बना दिया जाता है। DP खेतान को सदस्य बना दिया जाता है, लेकिन 1948 ईस्वी में DP खेतान की मृत्यु हो जाती है। और DP खेतान की मृत्यु के बाद क्या होता है? 1947 में DP खेतान की मृत्यु हो जाती है, और DP खेतान की मृत्यु के बाद TT कृष्णमाचारी को सदस्य बना दिया जाता है। तो क्या है? 1948 में इनकी मृत्यु के बाद TT कृष्णमाचारी, इसे TT कृष्णमाचारी को सदस्य बनाया गया। क्या? DP खेतान की मृत्यु 1948 में हो जाती है, और इसके बाद क्या होता है? TT कृष्णमाचारी को सदस्य बना दिया जाता है। तो चलिए अब हम लोग आगे चर्चा करते हैं किसके बारे में? आगे हम लोग चर्चा करेंगे संविधान सभा की प्रमुख समितियां तथा उनके अध्यक्षों के बारे में। संविधान सभा की प्रमुख समितियां तथा उनके अध्यक्ष। संविधान सभा की प्रमुख समितियां तथा उनके अध्यक्ष। तो संविधान सभा की प्रमुख समितियां कौन कौन सी थी और उनके अध्यक्ष कौन कौन बने, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं, और इसके बाद यहीं से हम लोग क्या करेंगे? क्लास की समाप्ति कर देंगे। तो चलिए पहली बात आती है संचालन समिति। कौन सी? संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे वे कौन थे? तो संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुआ करते थे। कौन? संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरी बात आती है संघ संविधान समिति। कौन सी? संघ संविधान समिति।
जो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष हुआ करते थे, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। किसे? संघ संविधान समिति का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, किसे? पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो संघ संविधान समिति का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। तीसरी बात आती है प्रांतीय समिति। कौन सी? प्रांतीय समिति। प्रांतीय समिति का अध्यक्ष किसे बनाया? प्रांतीय समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो प्रांतीय समिति का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया। किसे? सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया। किसे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या हुआ? प्रांतीय समिति का अध्यक्ष बनाया गया। चौथी बात आती है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष जो था, प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। किसे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। और वहीं यदि हम बात करें झंडा समिति का अध्यक्ष, तो झंडा समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। क्या? पांचवी बात यदि हम लोग करते हैं झंडा समिति, तो झंडा समिति का जो अध्यक्ष है, झंडा समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो झंडा समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुआ करते थे। और अगली बात यदि हम करें संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघ समिति के जो अध्यक्ष हुआ करते थे, तो संघ समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। संघ समिति का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। संघ समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो संघ समिति का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। संघ समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? संघ समिति का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। यदि कभी आ जाता है संचालन समिति के जो अध्यक्ष हैं वो तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। यदि कभी लिख के आ जाए कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन हुआ करते थे, तो कार्य संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे वे के.एम. मुंशी हुआ करते थे। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष के.एम. मुंशी हुआ करते थे। चलिए, ये तो बात हो गई। अब यदि हम बात करें तो संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा ने 22 समितियों का गठन किया था। कितनी? संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा ने 22 समितियों का गठन किया था, जिसमें से 10 क्या थी? प्रक्रिया संबंधी हुआ करती थी। 10 क्या थी? प्रक्रिया संबंधी हुआ करती थी और 12 स्वतंत्र कार्यों से संबंधित। संविधान सभा ने संविधान निर्माण के लिए 22 समितियों का गठन किया, जिसमें 10 प्रक्रिया संबंधी हुआ करती थी तथा 12 स्वतंत्र कार्यों से संबंधित थी। तो नोट लगा के लिख देता हूं। नोट, संविधान सभा के निर्माण के लिए संविधान सभा के निर्माण के लिए 22 समितियों का, कितनी? 22 समितियों का गठन किया गया, जिसमें 10 प्रक्रिया संबंधी तथा 12 स्वतंत्र कार्यों से संबंधित थी। संविधान सभा के निर्माण के लिए 22 समितियों का गठन किया गया, जिसमें 10 प्रक्रिया संबंधी तथा 12 स्वतंत्र कार्यों से
संबंधित थी। संविधान सभा के निर्माण में 22 समितियों का गठन किया गया। कितनी समितियां? 22 समितियों का गठन किया गया, जिसमें 10 प्रक्रिया संबंधी तथा 12 स्वतंत्र कार्यों से संबंधित थी। तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।